गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी उसी सीरीज की जो हमने स्टार्ट की थी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि HRM बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3rd और 5th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। दोस्तों, उसके अंदर हमारी यूनिट नंबर 1 चल रही थी। यूनिट नंबर 1 में मैं आपको चैप्टर 1 पूरा करा चुका हूँ। पूरे 4 पार्ट बने थे। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा तो उनके चारों पार्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाके जरूर देखना दोस्तों। बड़े आसान तरीके से और बड़े बढ़िया तरीके से आपको समझाए हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 की, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। दोस्तों, नोट्स की बात रही तो नोट्स दोस्तों के बन रहे हैं। 18 तारीख के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे। अभी 18 तारीख तक थोड़ी दिक्कत है नोट्स के काम में। 18 के बाद आपको 19-20 में नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले चैप्टर के। अब बात करें, देखिए तो भैया हमारा चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिसीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। चैप्टर 1 हम कर चुके, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ HRM। दोबारा बता रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखी जाके देख लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। कि भैया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बताओ एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का, कि कैसे एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर बनता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वेरीज वाइडली। कहने का मतलब क्या है कि हर बिजनेस के अंदर कैसा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है। देखिए, एक बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ऐसे ही एक डिपार्टमेंट होता है HRM। क्या होता है, एक ऐसे मान लो बिजनेस है, इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है। ये वाले सेल्स, ये फाइनेंस, ये अकाउंटिंग, ठीक है, ये प्रोडक्शन। यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट ये वाला, ये है आपका HRM डिपार्टमेंट। मतलब HRM से होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे काम इस डिपार्टमेंट में होते हैं। उससे रिलेटेड सारी पॉलिसीज यहाँ बनती है। ठीक, तो दोस्तों देखिए, अब क्या होता है ना, हर बिजनेस के हिसाब से HRM डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। बड़ा बिजनेस, छोटा बिजनेस, बीच का बिजनेस, हर बिजनेस के हिसाब से HRM डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। कैसा देखते हैं, देखिए, डिपेंडिंग अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ एंटरप्राइज। अब ये HRM डिपार्टमेंट डिपेंड होता है नेचर पे और साइज के। साइज मतलब कि बिजनेस छोटा है, अगर छोटा होगा तो उसका HRM डिपार्टमेंट छोटा होगा, बड़ा होगा तो बड़ा होगा, और मीडियम होगा तो मीडियम होगा। ठीक है, और नेचर मतलब कि किस चीज का बिजनेस है, आपका बिजनेस काम क्या करता है, सर्विस देता है, प्रोडक्शन करता है, सेल करता है, क्या करता है, उस हिसाब से तो बनाओगे आप HRM डिपार्टमेंट, है ना। आगे देखें, मैनेजमेंट फिलोसफी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट फिलोसफी में कि आपका मैनेजमेंट कैसा है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट आपने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडी के अंदर, दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो एक बिजनेस को बाहर से अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, है ना, ये सारे। अब उसको बात करते हैं अगला पॉइंट, स्मॉल फर्म। देखिए दोस्तों, हमने बात की थी साइज ऑफ एंटरप्राइज, क्योंकि साइज ऑफ एंटरप्राइज आपके इफेक्ट करता है किसको, आपके HRM डिपार्टमेंट को। देखिए, अगर आपका बिजनेस छोटा है, स्मॉल फर्म है, तो एम्प्लॉयमेंट सेक्शन तो हो सकता है कि छोटे फर्म वाले लोग एम्प्लॉयमेंट सेक्शन बनाते हो। मान लीजिए बड़ा बिजनेस नहीं, छोटा बिजनेस स्टार्ट ही किया है, मान लीजिए इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है, 4-5 लोगों ने मिलकर स्टार्ट किया है, तो आप एक अलग से डिपार्टमेंट खड़ी बनाओगे। अपना एक छोटा सा आपने एक एम्प्लॉयमेंट सेक्शन बना दिया। यही बंदा एम्प्लॉयमेंट का काम देख रहा है, मतलब यही बंदा लोगों को हायर कर रहा है, उनको ट्रेन कर रहा है, तो आपने इसका नाम रख दिया एम्प्लॉयमेंट सेक्शन। ठीक है, किसके अंदर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर बना दिया इसे। ठीक है, मतलब अलग से कुछ नहीं बनाया, एक आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है ना, उसी के अंदर बना दिया आपने एम्प्लॉयमेंट सेक्शन कि प्रोडक्शन भी करो और एम्प्लॉयमेंट का भी आप भी देखो। ठीक है, अब मान लीजिए आपका बिजनेस मीडियम है, मतलब थोड़ा पुराना बिजनेस है, मतलब अभी आपने 4-5 साल पहले शुरू किया होगा, मान लीजिए मीडियम हो गया, थोड़ा ग्रो हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने HRM डिपार्टमेंट भी अलग से बना लिया। आपकी मान लीजिए अच्छा खासा अभी टीम बन गई, तो आपने चलो एक HRM डिपार्टमेंट अलग से बना लेते हैं। तो अब मीडियम है, ज़्यादा पैसा मान लिया, अब मीडियम है, इसका मतलब थोड़ी ये बहुत पैसा होगा, मीडियम ही पैसा होगा। तो यहाँ पे आपने एक HR मैनेजर रखा, एक HR ऑफिसर रखा, और कुछ उनके असिस्टेंट रख दिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपका बिजनेस एक लार्ज बिजनेस है, जैसे कि रिलायंस, टाटा, ऐसे बड़ा बिजनेस है आपका। अब बड़ा बिजनेस है तो भैया बड़ा आपका HR डिपार्टमेंट भी होगा। देखिए, HRM डिपार्टमेंट कैसा होगा आपका, जहाँ पे बहुत सारे मैनेजर होंगे, HR मैनेजर, कंपनसेशन मैनेजर, HRD मैनेजर, एम्प्लॉयमेंट मैनेजर और बहुत सारे। देखिए, जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा आपका HRM डिपार्टमेंट। सिंपल आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, तो ये बात कर ली हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब दोस्तों इसके कुछ पार्ट होते हैं, मतलब इसके कुछ टाइप होते हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपने उसी टॉपिक की। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ HR डिपार्टमेंट में पढ़ रहे थे, अब इसके हम
अलग अलग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कुल 5 इसके स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए दोस्तों, पहला एचआर डिपार्टमेंट इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन लाइन बेसिस पे होती है वहां पे एचआर डिपार्टमेंट कैसा होता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सारा काम लाइन से होता है, सबको पता होता है कि मेरा सुपीरियर कौन है, मेरा सबऑर्डिनेट। अच्छा, मैं सुपीरियर और सबऑर्डिनेट बोलता हूँ, इसका मतलब वो पता है, मैं इसलिए बोलता हूँ, शायद आपको पता हो क्योंकि आपने बिजनेस स्टडी पढ़ी है। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, सुपीरियर मतलब हेड, कि एक वर्कर का हेड जो होगा ना वो उसका सुपीरियर है, और सबऑर्डिनेट मतलब उससे नीचे। एग्जाम्पल समझिए, कहाँ समझाऊं, या समझ लीजिए, मान लो राम है, ठीक है, ये राम है, राम, अब राम है एक वर्कर, ठीक है, अब राम के अंडर में 5 लोग काम करते हैं, 4 लोग जो है, 4 लोग मान लीजिए, 4 लोग राम के अंडर में काम करते हैं, ठीक है, वो राम का कहना मानते हैं, राम जो उन्हें कमांड देता है उसको पूरा करते हैं, ठीक है, और एक बंदा राम के ऊपर है जिसका कहना राम मानता है, समझना ध्यान से, एक बंदा राम के ऊपर है जिसका कहना राम को मानना पड़ता है, वो जो कहता है राम वही करता है, और 4 लोग राम के नीचे है, राम जो कहेगा 4 लोग वो करेंगे। तो ये 4 लोग हैं, ये राम के हैं सबऑर्डिनेट, मतलब उसके नीचे वाली पोस्ट पे है, और जो एक बंदा राम के ऊपर है वो है राम का सुपीरियर, जिसका कहना राम को मानना पड़ता है। समझ में आ गया सबऑर्डिनेट और सुपीरियर कौन होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की, एचआर डिपार्टमेंट इन लाइन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अथॉरिटी फ्लोज इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि भैया जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी बोल लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल लीजिए, जिम्मेदारी बोल लीजिए, जो है वो टॉप से लोअर की ओर जाती है। देखिए मैंने डायग्राम बनाया है, मान लीजिए ये हेड है, हेड कौन, पूरी कंपनी का हेड है, सीईओ है, ठीक है, ये है, ये जो अपना कह सकते हैं ना, जो हेड है, इसे कोई काम कराना है, ठीक है, या कोई रूल कंपनी में सारे लोगों को बताना है, तो क्या ये अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके अलग अलग फ्लोर पे आके सबको बता के आएगा, हर बंदे से मिल मिल के कि भाई ये नया रूल निकाला है? नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा, ये ऑफिस में बैठा रहेगा, ये ऑफिस में बुलाएगा हेड मैनेजर को। किसे बुलाएगा? हेड मैनेजर को ऑफिस में बुलाएगा, जो पूरी कंपनी का सबसे बड़ा मैनेजर है, हेड मैनेजर, उसे बुलाएगा, उसे बोलेगा भैया हमने ये कुछ नया रूल बनाया है, जाओ पूरे ऑफिस में, पूरी कंपनी के सारी ब्रांचेस में इन्हें फैला दो। अब हेड मैनेजर क्या करेगा? सारी कंपनी में जाएगा, सारे ऑफिस में जाएगा बताने के लिए कि भाई ये नया रूल आया है ना, वो भी कहीं नहीं जाएगा, वो बुलाएगा अपने नीचे वाले मैनेजर को, जो लोअर डिवीजन मैनेजर होगा, कि भाई ले जाके सारे लोगों को बता दे। अब क्या लोअर मैनेजर है, वो जाएगा सारे वर्कर के पास, बताएगा उनके कान में कि भाई भाई एक नया रूल आ गया है, भाई भाई एक नया रूल आ गया है? नहीं, वो क्या करेगा? वो अपने नीचे के बंदे को बुलाएगा, जो है मान लीजिए सुपीरियर, सुपरवाइजर। अब सुपरवाइजर आएगा, ठीक है, उसे बता देगा कि जा भाई जा, सबको बता गया। अब सुपरवाइजर क्या करेगा? सुपरवाइजर या तो सारे वर्कर को बता देगा एक साथ बुला के, या किसी अपने एक चेले को, कि सुपरवाइजर के भी तो कुछ पर्सनल वर्कर होते हैं ना जो उसके साथ रहते हैं, कैसे कहते नहीं है, जो चाटते हैं वैसे, तो उन्हें वो बता देगा और वो सारे जगह पे बता देंगे। तो कुल मिला के बात क्या हुई? हेड ने बोला हेड मैनेजर से, मतलब ऑफिस के जो मालिक है उसने बोला हेड मैनेजर से, हेड मैनेजर ने मैनेजर से, मैनेजर ने आपके सुपरवाइजर से, और सुपरवाइजर ने सारे वर्कर को बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, ठीक है ना। अब दोस्तों क्या हुआ? अब मान लो वर्कर को कोई दिक्कत है, ठीक है, अब वर्कर को कोई दिक्कत है, वर्कर को अपनी दिक्कत किसे बोलेगा? अपने सुपरवाइजर से। मान लो सुपरवाइजर से वो दिक्कत सॉल्व नहीं हो पा रही, फिर बोलेगा मैनेजर से, मैनेजर से नहीं हो रही तो हेड मैनेजर से, और हेड मैनेजर से ही मान लो प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, सॉल्व नहीं हो पा रही, तब जाके वो मुद्दा उठेगा हेड के पास, जो कि पूरी कंपनी का आपका हेड है। तो आई थिंक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो कि चैन क्या होती है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कि सारा काम लाइन से चल रहा है, हर किसी को अपना हेड पता है, उसी को सारी रिपोर्ट देनी है, ठीक है, और उससे अपना काम लेना है। अच्छा, अगला पॉइंट है एचआर डिपार्टमेंट इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है फंक्शनल, क्या होती है देखिए, ऑल एक्टिविटीज आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू सर्टेन फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। देखिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे सारा काम जो होता है ना, वो एक्टिविटी के हिसाब से बांटा जाता है कि वो कौन सा काम कर रहे हैं। अगर वो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो प्रोडक्शन के हिसाब से सारे लोगों को बांटेंगे, उस हिसाब से डिपार्टमेंट बनाएंगे, ठीक है। अगर वो मार्केटिंग का काम कर रहे हैं तो मार्केटिंग के हिसाब से डिपार्टमेंट बनाएंगे। कुल मिला के बात है, एचआर डिपार्टमेंट वो तब बनाएंगे जैसा वो काम कर रहे हैं। मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग का एचआर बना देंगे, है ना, प्रोडक्शन में कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में बना देंगे, या सारा मिक्स कर रहे हैं तो उस हिसाब से बनाएंगे, कि जैसा काम कर रहे हैं उस हिसाब से डिपार्टमेंट बनाएंगे, ठीक है, उतने लोग रखेंगे वहाँ पर। आगे बात करें एचआर डिपार्टमेंट इन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो कुछ नहीं होता, लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन होता है। कंबाइन मतलब दोनों को मिला के, दोनों को दो पड़े ना, लाइन और फंक्शनल, इन्हीं को मिला के बना है लाइन और स्टाफ। इन दोनों को कंबाइन कर दो तो लाइन एंड स्टाफ आ जाता है, ठीक है ना। अगला करें डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए डिविजनल क्या होती है, अब ये ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको
एक बार में ना आए तो देख के दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, जितना भी आपका HR स्टाफ होता है, HR स्टाफ मतलब जो लोग HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वर्कर लोग, ठीक है, वो सारे जो आपके स्टाफ हैं उन्हें किसे रिपोर्ट देंगे अपना काम करने के बाद, जो काम होगा उसमें किसे रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट देंगे डिविजनल ऑफिसर को। एक डिविजनल ऑफिसर बनाया जाएगा, उसको रिपोर्ट करेंगे ये लोग। फिर डिविजनल ऑफिसर किसे रिपोर्ट करेगा, ये रिपोर्ट करेगा HR ऑफिसर को। अब इनने अपने HR ऑफिसर को रिपोर्ट कर दिया, फिर अब HR ऑफिसर किसे करेगा, HR ऑफिसर आपका रिपोर्ट करेगा किसको, लोकल डिविजनल मैनेजर को। किसको, लोकल डिविजनल मैनेजर को। ध्यान रखना, पहले कौन थे, HR स्टाफ, HR स्टाफ ने डिविजनल ऑफिसर को, डिविजनल ऑफिसर ने HR ऑफिसर को, HR ऑफिसर ने लोकल डिविजनल मैनेजर को, ठीक है। और ये जो है ये अब ये किसको आखिरी में रिपोर्ट करेगा, तो ये करेगा HR मैनेजर, जो कि हेड ऑफिस का मैनेजर है, मतलब जो पूरे HR डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा मैनेजर बोल लीजिए या हेड बोल लीजिए उसे। तो कितने लोग अगर लाइन में, सबसे पहले देखिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये है सारे वर्कर, ठीक है, HR डिपार्टमेंट के, ये रिपोर्ट करेंगे एक बंदे को जिसका नाम है डिविजनल ऑफिसर। क्या नाम है, डिविजनल ऑफिसर। ये डिविजनल ऑफिसर किसे करेगा, ये करेगा HR ऑफिसर को, ठीक है, HR ऑफिसर को। ये HR ऑफिसर किसे करेगा, ये करेगा आपका लोकल डिविजनल मैनेजर को, और आखिरी में लोकल डिविजनल मैनेजर कर देगा आपका HR मैनेजर को, जो कि हेड है, ठीक है। समझ में आया इतनी बात, अच्छे से आगे बढ़े। अब देखो भैया आगे का मामला देखते हैं। देखो अब अगला पॉइंट है हमारा, तो आपको डिविजनल समझ में आ गया ना कि कैसे पटा हुआ है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। आगे करते हैं HR इन मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। मैट्रिक्स बारे में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ना, हर एम्प्लॉय के ऊपर 2 सुपीरियर होते हैं। मैंने आपको अभी समझाया था सुपीरियर कौन होते हैं, जो हेड होते हैं, जो एक बंदे के हेड है। कैसे, ये दोनों हेड है, इनकी कहना मेरे को मानना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स वाले में क्या होता है, एक एम्प्लॉय मैंने बना रखा है, ये एम्प्लॉय नहीं है, ये है HR ऑफिसर मान लीजिए। हर एक ऑफिसर के 2 होंगे आपके सुपीरियर, ये दोनों सुपीरियर इसके जिनको इसे रिपोर्ट करना है। एक का नाम क्या नाम, एक का नाम है फंक्शनल हेड और एक का नाम है प्रोजेक्ट हेड। तो भाई नाम याद रख लो कि 2 सुपीरियर होते हैं, एक होता है आपका प्रोजेक्ट फंक्शनल हेड, एक होता है प्रोजेक्ट हेड, जिसको एक HR ऑफिसर को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो किसके अंदर करना पड़ता है, आपके मैट्रिक्स वाले में। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर एक HR ऑफिसर के 2 सुपीरियर होते हैं, कौन कौन, आपका फंक्शनल हेड और प्रोजेक्ट हेड। दोस्तों यार टॉपिक समझ में आया, ये हमने खत्म कर लिया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन ऑफ HR डिपार्टमेंट, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। दोस्तों बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो है रोल ऑफ HR मैनेजर, कि भैया HR मैनेजर के रोल क्या क्या होते हैं, काम क्या क्या होते हैं। तो इसके काम को हमने मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो पार्ट है बोल सकते हैं वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, दूसरा है आपका ऑपरेशनल रोल, और तीसरा रोल आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए HR मैनेजर वियर मैनी हेड, इसका मतलब क्या है कि HR मैनेजर वियर मैनी हेड्स की मतलब उसके सर पे बहुत सारा काम होता है। पहले के ज़माने में दोस्तों एक HR मैनेजर का काम सिंपल था, लोगों को रिक्रूट करना, ट्रेन करना और कंपनी को देना। लेकिन आज के ज़माने में एक HR मैनेजर के बहुत सारे डिफरेंट काम हो चुके हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए हमने यहाँ पे लाइन बोली कि HR मैनेजर वियर मैनी हेड, कि वो बहुत सारी हेड्स पहनता है, ठीक है ना। यहाँ पे हेड्स का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब देखिए ऐसी लाइन दोस्तों, देखिए अगर आप एग्जाम में लिखें तो ऐसी लाइन लिखने से कितना बढ़िया एक इंप्रेशन पड़ जाता है ना। तो छोटे मोटे कोड लिख के भी ना एग्जाम में और अंडरलाइन कर दीजिए, जिससे आपके एग्जाम चेक करने लगे भी लगे कि हाँ बच्चा कुछ पढ़ के आया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बारी बारी पॉइंट टू पॉइंट। देखिए सबसे पहला रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। इसका पहला पॉइंट पॉलिसी मेकर। अच्छा यहाँ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और नोट्स में आपको डिटेल में लिखा मिलेगा, ठीक है। देखिए पहला पॉलिसी मेकर, कि भैया HR मैनेजर होता है ना, ये पॉलिसी मेकर होता है। ये बिजनेस के लिए अलग अलग टाइप की पॉलिसीज बनाता है, जो उसको हेल्प करती है ग्रो करने में। पॉलिसीज किसके रिलेटेड, आपका रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, आपका ट्रेनिंग से रिलेटेड, आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड, ऐसे विभिन्न पॉलिसीज बनाता है और बिजनेस के लिए काम करता है, ठीक। अगला पॉइंट देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट, कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक कामों का एक्सपर्ट होता है। क्या काम करता है ये रिकॉर्ड कीपिंग करता है, रिकॉर्ड रखता है, मेंटेनिंग करता है, फाइल मतलब फाइलें बनाता है जिसमें एम्प्लॉयज के बारे में सारी डिटेल लिखी होती है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो सारे प्रशासनिक काम ये करता है। अगला एडवाइजर। एडवाइजर होता है क्या, ये कंपनी के हेड को एडवाइजिंग करता है, सजेशन देता है, ठीक, किसको, मैनेजर को, कंपनी के हेड को, ठीक है ना। आगे बात करें हाउस कीपर। ये इसे हम हाउस कीपर भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये काम क्या करता है, रिक्रूटिंग करता है, मतलब लोगों को भर्ती करता है। क्या, लोगों को भर्ती करता है, प्री एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देता है, ठीक है।
अगर काम किया इसका काउंसलर भी है। डिस्कस प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉय लाइक करियर हेल्थ, कि भैया एम्प्लॉय से उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी उसे देता है, मतलब एम्प्लॉय से उसकी प्रॉब्लम पूछता है फिर उसका सॉल्यूशन भी करता है, ऐसे करके एम्प्लॉय की काउंसलिंग भी करता है। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना काम करते हैं एचआर मैनेजर। आगे देखें वेलफेयर ऑफिसर, कि वेलफेयर ऑफिसर भी होता है, ये मेंटेन करता है क्या क्या, कि ये मेंटेन करता है ऐसी चीज़ ऑफिस के अंदर जिससे एम्प्लॉयज़ को फायदा मिले और उनका मोटिवेशन बढ़े और अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो बंदे का दिमाग भी पॉजिटिव रहता है और अच्छा काम करता है। जैसे कि कैंटीन प्रोवाइड करना, लाइब्रेरी, क्लब, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर लोन दे देना, ठीक है ना, हेल्थ लोन दे देना, ऐसी चीज़ें एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है जिससे कि वो उसका मोरल बूस्ट हो। ठीक है, आगे बात करें तो लीगल कंसल्टेंट, कि लीगल कंसल्टेंट का रूप भी इसका एक है, मतलब ये कंपनी को लीगल एडवाइस भी देता है कि कभी कंपनी का लीगल काम में फंस जाए तो वहां भी कंपनी को निकालना इसका ही काम है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। अब पढ़ेंगे इसके ऑपरेशनल रोल्स। पहला क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रिक्रूटर, कि भैया भर्ती कौन करता है, भर्ती आपके एचआर मैनेजर ही करता है, एचआर ऑफिसर ही करता है। फिर बोले कि एचआर मैनेजर, यानी कि एचआर मैनेजर मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो, पहला काम क्या है उसका, पहला काम है उसका रिक्रूटर करना, भर्ती करना। दूसरा ट्रेनिंग करना, लोगों को ट्रेन करना, डेवलपमेंट करना उनका और उन्हें मोटिवेट करना। तीसरा ये एक लिंकिंग पिन की तरह काम करता है किसके बीच में, वेरियस डिपार्टमेंट। आपको पता है कि एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, इनको आपस में लिंक करना, क्या इनको आपस में लिंक करना किसका काम है, एचआरएम का काम है। किसका काम है, एचआरएम का काम है। और एचआरएम है किसका, एचआर मैनेजर का, जो हेड होता है एचआर मैनेजर। आखिरी पॉइंट मीडिएटर, और भैया ये मीडिएटर के रूप में काम करता है, कौन किसके बीच में, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में मीडिएटर का काम करता है ये। ठीक है, एम्प्लॉयज के ग्रुप के बीच में और बिजनेस के हेड के बीच में मीडिएटर काम करता है, तो ऐसे ही मीडिएटर का काम भी करता है। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन उसे देना, रूल रेगुलेशन बताना, ऐसे करके। तो ये हम लोग दो पढ़े इसके रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों बात करते हैं अपने अगले रोल की और आखिरी रोल की, जो कि है स्ट्रेटेजिक रोल। देखिए बिल्डिंग कोर कंपिटेंसी, मतलब बिल्डिंग कोर कंपिटेंसी। दोस्तों मार्केट में मार्केट में एक तरह के बहुत सारे बिजनेस होते हैं, सेम प्रोडक्ट बनाने वाले आपको बहुत सारे बिजनेस मिल जाएंगे। चाहे कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए, बहुत कमी कह सकते 0.01% के हिसाब से ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसकी मोनोपोली हो। मोनोपोली मतलब कि मार्केट में अकेला वही एक बंदा हो जो सेम मतलब वो प्रोडक्ट बना रहा है, वरना आजकल आपको एक प्रोडक्ट के मल्टीपल ब्रांड मिल जाएंगे। शूज़ ले लीजिए, क्लॉथ ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, है ना। तो दोस्तों अगर आपको उन सारी ब्रांडों में नंबर 1 बनना है कि कस्टमर आपको ही चूज करे खरीदने से पहले, तो दोस्तों आपके पास कुछ स्पेशल होना चाहिए जो औरों के पास ना हो। चाहे वो आपकी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपकी मार्केटिंग स्किल हो, कुछ ऐसा आप पे स्पेशल जरूर होना चाहिए जो दूसरों से अलग हो और जो आपको दूसरों से अलग ग्रोथ लेके दे। तो ये काम किसका होता है, ये रोल भी एक एचआर मैनेजर का होता है कि कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए, कुछ ऐसा मैनेजमेंट लाए जिससे कि कंपनी की ग्रोथ दूसरी कंपनी के मुकाबले जल्दी हो और अच्छी हो। आगे करें प्रोवाइडिंग पर्पस फॉर डायरेक्शन, ये कंपनी को डायरेक्शन दिखाता है, दिशा दिखाता है कि हमें किस दिशा में चलना होगा, हमें कितने लोगों को रिक्रूट करना है, कैसे ट्रेनिंग करनी है, कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे काम सिखाना है। तो कंपनी को दिशा दिखाता है ये। ठीक है, आगे क्रिएटिव कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मैंने बताया आपको, कंपनियां बहुत सारी हैं, कंपटीशन बहुत सारा है, आप आगे बढ़ सकते हो कि अगर आप लो कॉस्ट गुड्स बनाओ। डिफरेंशिएट मतलब कि आप एक तरह के नहीं, अलग अलग तरह के गुड्स बनाओ कि आपका एक ना चले तो दूसरा तो चले, है ना। और यूनिकनेस, कि आपके प्रोडक्ट में यूनिकनेस तो होनी ही चाहिए। लोग आपका प्रोडक्ट क्यों लेंगे, कुछ तो आपके प्रोडक्ट में खास होना चाहिए ना। सब समझिए, मार्केट में 4 तरह के बिस्कुट आते हैं, गुड डे आता है, पार्ले जी आता है, 20-20 आता है, 50-50 आता है। कुछ लोग 50-50 लेते हैं, कुछ 20-20, कुछ गुड डे और कुछ पार्ले जी। क्यों लेते हैं, क्योंकि क्या पता उन्होंने क्या उसके अंदर यूनिक देखा, है ना। कोई कहता है ये आटे का बना है, कोई कहता है इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा वगैरह वगैरह, है ना। तो जो बंदा चीज़ के अंदर यूनिकनेस देखता है वो उसे लेता है। तो आपके प्रोडक्ट में यूनिकनेस होगी तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा। आगे बात करें फैसिलिटेशन ऑफ चेंज, कि भैया डिवोट मोर टाइम किसके लिए लिखा है, मैनेजर के लिए। किसके लिए, मैनेजर के लिए। कि अब अगर ये सारा काम करना है तो एक एचआर मैनेजर को ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अपने काम को, मार्केट की रिसर्च करनी पड़ेगी, कस्टमर का टेस्ट पता करना पड़ेगा, उसी हिसाब से वो स्ट्रेटेजी बना सकता है कंपनी के लिए। ठीक है, आगे बात करें तो ये टॉपिक हो गया हमारा रोज वाला। अब हम बात करें अगले टॉपिक की, जो है
कंपिटेंसीज यानी कि क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की क्वालिटीज क्या होती हैं या क्या क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहला है एजुकेशनल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये नहीं कि आपने किसी को भी उठाया और आपका एचआर मैनेजर बना दिया। दोस्तों एचआर मैनेजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है किसी भी कंपनी की, क्योंकि आपकी कंपनी का भविष्य अकेले उस एक आदमी के हाथ में है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए आप एचआर मैनेजर बनाएंगे, एचआर मैनेजर का काम क्या होता है, लोगों को भर्ती करना। तो अगर एचआर मैनेजर आपका नॉलेजफुल होगा, उसे नॉलेज होगी, उसे स्किल होगी, उसके अंदर दिमाग होगा, तो वो अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेगा, यानी भर्ती करेगा। लेकिन अगर वही पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसके पास ही नॉलेज नहीं होगी, उसके पास ही एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो खुद कैसे लोगों को आप कैसे तो रिक्रूट करेगा, बेकार लोगों को, कम क्वालिटी वाले लोगों को। तो इससे क्या होगा, इससे नुकसान होगा आपके बिजनेस को, आपके बिजनेस की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एचआर मैनेजर हो वेल क्वालिफाइड हो, वेल नॉलेजफुल हो, वेल स्किल्ड हो, जिससे आपकी बिजनेस को ग्रोथ मिले। ठीक है ना। इसका दूसरा पॉइंट है दोस्तों पर्सनल एट्रीब्यूट। पर्सनल एट्रीब्यूट में पहला पॉइंट है इंटेलिजेंस, कि भैया देखिए एक एचआर मैनेजर का काम क्या होता है, लोगों को भर्ती करना, भर्ती करके इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में वो सामने वाले की इंटेलिजेंस चेक करता है। अब सामने वाले की इंटेलिजेंस तो तभी चेक कर पाएगा खुद के अंदर इंटेलिजेंस होगी। तो इसलिए जो एचआर मैनेजर हो खूब मतलब खुद बहुत इंटेलिजेंट हो हर चीज के अंदर। अगला कम्युनिकेटिव स्किल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, लोगों से बात कैसे करना है, इंटरव्यू लेगा कैसे, अगर उसकी खुद कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी, अगर खुद उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी, तो सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है। ठीक है ना। आगे डिस्टिंक्शन मतलब फोरसाइट, कि उसका नजरिया कैसा, दूर का नजरिया, कि कैसे सोचता है वो आपके बिजनेस के लिए, क्या वो आपके बिजनेस को अपना बिजनेस उसी काम कर रहा है, लोगों को भर्ती कर रहा है, लोगों को ट्रेन कर रहा है ना, क्या सिर्फ अपना काम निभा रहा है कि सैलरी मिल जाए उतने काम करूंगा बस, ज्यादा क्यों दिमाग लगाऊं, है ना। आगे लीडरशिप स्किल की है, उसके अंदर एक लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में आप पूरा डिपार्टमेंट देने वाले हो, एचआर डिपार्टमेंट, और एचआर डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, उन सारे लोगों का उसे लीडर बनना है, तो उसके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए। अगर लीडरशिप नहीं होगी तो लोगों को साथ में रख नहीं पाएगा। लीडर कौन होता है, लीडर वो होता है जो अपनी बात सामने वाले से मनवा ले, कि उसके अंदर इतना गट्स होगी, जो वो करवाना चाहता है ना सामने वाले वो करे उसकी बात सुन के। तो अगर वो लीडर होगा तो सारे लोग उसकी बात मानेंगे, और सारे बात मानेंगे तो अच्छे काम होगा। ठीक है। एग्जीक्यूटिंग स्किल, उसका एग्जीक्यूटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिंग मतलब प्लान, कि प्लान बना तो चलो वाले ने लिया, लेकिन एग्जीक्यूट करना नहीं आ रहा तो फायदा क्या। इसलिए उसके अंदर प्लान बनाने की भी अच्छी स्किल होनी चाहिए, और उसे एग्जीक्यूट कैसे करना वो भी। ठीक है। तो ये बात कर ली हमने पर्सनल एट्रीब्यूट की। आगे बात करें ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। सबसे इंपॉर्टेंट भाई मैंने बताया कि ट्रेनिंग, कि आपका जो एचआर मैनेजर जिसे आप हायर करोगे वो वेल ट्रेन और वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी किसी फ्रेशर को उठा लिया ना, उसे ट्रेनिंग हो, पहले से पता होना चाहिए काम करना क्या, और दूसरा वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसने पहले कहीं काम किया हो। ठीक है ना। और आखिरी पॉइंट हमारा प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स की, उसे नॉलेज होनी चाहिए सोशियोलॉजी की, साइकोलॉजी की, इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट की, हर फील्ड की, क्योंकि भैया उससे हर डिपार्टमेंट का बंदा हायर करना। देखो भाई एचआर मैनेजर है, क्या वो सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट का बंदा है, मतलब उसे मतलब लोगों को भर्ती करना है, तो क्या सिर्फ वो अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के लिए लोग भर्ती करेगा, या सिर्फ सेल्स के लिए, नहीं, उसे मल्टीपल अकाउंट मतलब मल्टीपल डिपार्टमेंट, अकाउंट, सेल्स, परचेज, आपका फाइनेंस, इन सारे डिपार्टमेंट के लोगों को भर्ती करना होगा। तो इन सारे डिपार्टमेंट की नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना, भर्ती करने के टाइम क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो। तो इसलिए तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, हर फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि वो एक वेल डेवलप बंदा हो और सामने वाले को भी हायर करके डेवलप कर सके। ठीक है। तो ये बात कर ली दोस्तों हम लोगों ने क्वालिटीज ऑफ एचआर मैनेजर की। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की दोस्तों, और नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसकी दिक्कत मत करना, बाकी अभी बैठ के अच्छे से समझ लो। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक की। देखिए स्टेटस ऑफ एचआर मैनेजर, कि भैया एचआर मैनेजर को और किन किन नाम से बुलाया था, या इन्हें और किस किस नाम से हम जानते हैं। देखिए द पुलिसमैन, एचआर मैनेजर को कभी कभार पुलिसमैन भी कहा जाता है। क्यों पुलिसमैन, क्यों पुलिसमैन, जैसे दोस्तों पुलिस कंट्रोल रखती है सारे रूल्स और रेगुलेशन पे सोसाइटी में, ऐसे ही एचआर मैनेजर कंट्रोल रखता है एम्प्लॉयज पे, कहाँ, एक बिजनेस के अंदर, कि एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा, रूल्स और रेगुलेशन का पालन कर रहा है नहीं कर रहा, है ना, उन सब पे ये ध्यान रखता है। वॉच डॉग की तरह, क्या, एक वॉच डॉग मतलब बहुत निगरानी रखता है इनके काम पे कि सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आगे बात करें द लॉ मैन, कानून बनाता है ये एम्प्लॉय के रिलेटेड, कि किसको कैसे भर्ती करना है, कैसे ट्रेन करना है, कैसे निकालना है ना। अगला द लाइसेंस मैन मतलब ट्रेड यूनियन, कि ये ट्रेड यूनियन का भी काम करता है। उसको देखिए अब एक कंपनी का
ओनर है। अब एक कंपनी का ओनर है, ठीक है। अब कुछ मान लो दिक्कत हो गई एम्प्लॉयज के बीच में, वर्कर के बीच में, वर्कर काम नहीं कर रहे हैं, वर्कर धरने पे जा रहे हैं, तो अब ना वर्कर, आज तक वर्कर ने अपने मालिक को देखा ना मालिक ने वर्कर को। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी, वो तो बड़ी मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, ना मालिक ने तो भर्ती किया था। क्यों भर्ती किसने किया? भर्ती किया HR डिपार्टमेंट ने। तो अपना वर्कर ने आज तक मालिक को देखा ना मालिक ना किसी वर्कर को जानता कि इसका नाम क्या है, कहाँ से आया है ना। तो अब अगर मान लो उस केस में वर्कर ने आपका कुछ वो कर दिया कि हम काम नहीं करेंगे, धरने में बैठेंगे, तो उनसे बात कौन करेगा? तो उनसे बात करेगा आपका HR मैनेजर एज अ ट्रेड मैनेजर। ट्रेड यूनियन दोस्तों यूनियन होती है जो वर्कर्स की यूनियन होती है, उनके बीच में एक बंदा सेलेक्ट किया जाता है, उनका ट्रेड यूनियन का हेड, जो उस पूरे वर्कर के पक्ष में बोलता है बिजनेस के मैनेजर से। समझिए, यानी मान लीजिए सारे एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, ये सारे वर्कर हैं, इन्हें बिजनेस में कुछ काम करने में दिक्कत आ रही है, ऐसा बोलते हैं हम तो धरने पे जाएंगे। और ये सबने वोट देके अपने बीच में से एक बंदे को निकाला और उसे अपना कह सकते हेड बनाया कि हमारी सारी बातों को, ये बंदा पढ़ा लिखा भी है, नॉलेज वाला बंदा भी है, तो हमारी सारी बातों को यही बंदा हमारे मैनेजर से बोलेगा और फिर हमारा मैनेजर हमारे बिजनेस के हेड से बोलेगा। ठीक है, तो भैया इसे बोलते हैं ट्रेड यूनियन। कि ट्रेड यूनियन का ये हेड बना, ये इन्हीं वर्कर में से निकला हुआ एक वर्कर था, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ज़्यादा क्वालिफाई था, इसलिए इसे हेड बनाया गया इन लोगों का। ये लोग अपनी सारी दिक्कतें इसे बोलते थे, ये उन सारी दिक्कतों को लेके आता था हेड मैनेजर पे, मैनेजर से बोलता था, मैनेजर जाके अपने मालिक से बात करता था कि सर ऐसी ऐसी दिक्कत है। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं ट्रेड यूनियन का रूप, है ना। आगे बात करें द केटरिंग मैन, कि भैया आपके HR मैनेजर हो, केटरिंग मैन भी कहते हैं। केटरिंग का मतलब कि भैया केटरिंग की सुविधा क्या होती है? लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराना। ये सुविधाएं भी लोगों को देता है, जैसे एजुकेशनल, हेल्थ, है ना, ऐसी फैसिलिटी भी अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराता है, इसलिए से केटरिंग मैन भी बोलते हैं। और आखिरी वेलफेयर, वेलफेयर तो करता ही है, उनका चाहे इकोनॉमिक वेलफेयर हो, सोशल हो, साइकोलॉजिकल हो, कोई भी उनकी नीड हो वो भी यही पूरी करता है, इसलिए इसे वेलफेयर मैन भी कहते हैं। तो ये इतना खास नहीं है, खाली से ऐसे पढ़ लो खाली समझने के लिए, है ना। दोस्तों यहाँ पे हमने खत्म किया आज की क्लास। अभी चैप्टर बचा है, बस एक क्लास का और है, अगली क्लास में चैप्टर पूरा फिनिश कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको आज के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए हो। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया और इंस्टाग्राम पे, तो हमारे टेलीग्राम प्लस इंस्टाग्राम प्लस ट्विटर, आप सोच रहा हूँ उस पर ही बना लो, थ्रेड के ऊपर भी, है ना। मेन क्या, हमारा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर, इन तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके वहाँ से हमें फॉलो कर ले, तीनों जगह। और टेलीग्राम पे तो मैं अपडेट देता रहता हूँ नोट्स के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग, है ना। तो वहाँ पे जाकर जरूर हमें फॉलो कर लें, जिससे आपको आने वाली हर चीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतने रखते हैं, अब मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।